अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट्स, आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया था। जैसा कि हम लोग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एक साइंटिस्ट आया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया यानी कि थॉट रेज को। एक और साइंटिस्ट आया, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया यानी कि किनार रेज को। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था, उसने न्यूट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया। उससे पहले आप 3 MCQ जो है वो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन्स को गोल्डस्टाइन ने और न्यूट्रॉन्स को चैडविक ने डिस्कवर किया। तो अब आ जाइए टॉपिक के ऊपर कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया और किसने किया। तो स्टूडेंट्स, चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को जो है वो डिस्कवर किया। इसने एक रिएक्शन किया या इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये था कि उसने एक बेरिलियम का एटम लिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर जो है वो 9 होता है। उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स डाले। अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज हीलियम को कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हीलियम के साथ रिएक्शन किया बेरिलियम का, तो उसने देखा कि एक आइसोटोप बना है कार्बन का और उसके साथ ही एक और पार्टिकल खारिज हुआ है, एमिट हुआ है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इस पार्टिकल को उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया क्योंकि उसके ऊपर नो चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो अगर आप देखें तो देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, 9 + 4 = 13। तो यहाँ पर 12 आ गया और एक का जो डिफरेंस था वो न्यूट्रॉन की शक्ल में खारिज हो गया। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो पॉसिबल हुई। न्यूट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 3 आपकी बुक में दी हुई है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जी कि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। पेनिट्रेट कहते हैं सरायत करना, घुस जाना, यानी कि जैसे एक सुई होती है वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर घुस जाती है, अंदर सरायत करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रॉन जो होते हैं ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करने के, सरायत कर जाने की सलाहियत रखते हैं, जिसके नतीजे में अगर हम न्यूट्रॉन्स को एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएं तो एटम का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो यूं भी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं और ये न्यूक्लियर फिशन में इस्तेमाल होते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने में इस्तेमाल होते हैं, एटम्स को तोड़ने में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 जो प्रॉपर्टीज हैं ये न्यूट्रॉन्स की है। शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट, रदरफोर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट है और इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस भी कहा जाता है, न्यूक्लियर साइंस का फादर, क्योंकि इसने न्यूक्लियर साइंसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया है। तो रदरफोर्ड का क्या नाम है? रदरफोर्ड ने एटम की डायग्राम देने की कोशिश की है या एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। याद रहे कि इससे पहले थॉमसन ने प्लम्स पुडिंग मॉडल दिया था जिसमें उसने एटम की शक्ल या एटम की शेप बताने की कोशिश की थी। तो रदरफोर्ड ने असल में प्लम पुडिंग मॉडल की रिजेक्शन में अपना मॉडल दिया, यानी उसने प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट किया था, उसको उसने काबिल तस्लीम नहीं समझा और उसकी जगह पर उससे बेहतर जो एटम का मॉडल है वो दिया। लेकिन ये मॉडल उसने कैसे हासिल किया, ये उसके माइंड में किस तरीके से आया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने एटम की जो शेप है उसको सपोज किया, उसको जो है वो इमेजिन किया। याद रखें कि एटम को नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पॉसिबल नहीं होता। एटम को आज तक किसी ने भी नहीं देखा।
ये जितनी मॉडल्स, ये जितनी डायग्राम एटम के हवाले से दी जाती हैं, ये सारी की सारी सुपोजिशन है, ये सारी की सारी यानी कि सपोज की हुई बातें हैं, फर्जी बातें हैं, फर्जी मॉडल है। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया उसके पीछे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक बारीक शीट ली गोल्ड की, उसे हम कहते हैं जी गोल्ड फॉयल, सोने की बारीक शीट ली। वो कितनी बारीक शीट थी? वो 0.00004 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट आगे 4 टाइम्स जीरोस और फिर उसके बाद 4 और 7 सेंटीमीटर, इतनी बारीक उसने सोने की शीट ली, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हुई है। ये वैसे बारीक तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए उसको ज़रा चौड़ा कर दिया गया, बड़ा करके दिखाया गया, वरना ये शीट इतनी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल बारीक एक पेज की तरह की होती है। तो इतनी बारीक उसने फर्ज करें ये शीट ली, ये मैंने गोल्ड फॉयल दिखाई है बड़ी करके। इसमें जाहिर सी बात है कि गोल्ड के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड एलिमेंट है तो उसके एटम्स मौजूद हैं, तो ये मैंने एटम्स दिखाए हुए हैं। उसने ये काम किया कि गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो ये मैंने अल्फा पार्टिकल्स दिखाए हैं, यहाँ से रेज निकल रही है सारी की सारी, और ये इसके ऊपर टकरा रही है, ये गोल्ड फॉयल के ऊपर जो है वो टकरा रही है। उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की एक्सपेरिमेंट के नतीजे में। अच्छा, उससे पहले ये बात याद रखें, उसने एक जो है एक स्क्रीन जो है वो लगा दी, और उस स्क्रीन के ऊपर जो कोटिंग थी वो जिंक सल्फाइड की थी, ZnS, जिंक सल्फाइड। इसकी कोटिंग करने की वजह ये थी कि जब ये रेज गोल्ड फॉयल पर टकराएंगी तो उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाकर टकराएंगी, किस तरफ जाएंगी, ये देखने के लिए उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो लगा दी, ताकि जहाँ पर भी रे टकराए वहाँ पर एक डोर पैदा कर दे। जिंक सल्फाइड की कोटिंग का फायदा ये होता है कि जहाँ पर ये शुआ टकराती है वहाँ पर उसके ऊपर एक डोर बन जाता है, एक निशान बन जाता है, जिससे पता चलता है कि ये शुआ इस जगह पर आकर टकराई है। तो उसने देखना यही था कि जब मैं ये अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड करूंगा तो इसके ऊपर टकराने के बाद ये शुआएं, ये रेज बाहर में कहाँ जाकर गिरेंगी, कहाँ जाकर लगेंगी। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया। उसने 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो की, या 3 बातें उसने जो है वो देखी, या 3 चीजें उसने महसूस की। पहली बात ये थी, उसने देखा कि ज्यादातर जो रेज हैं वो गोल्ड फॉयल से गुजरने के बाद सीधी गुजर रही है बिल्कुल। ये उसे कैसे मालूम हुआ? क्योंकि ज्यादातर जो डॉट थे वो सामने इसको नजर आए, सामने स्क्रीन पर, यहाँ निशान उसको ज्यादा लगते हुए नजर आए, फील हुए। इसका मतलब ये था कि ज्यादा रेज जो है वो जैसे ऊपर टकराई है वैसे ही सीधी गुजर गई है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि तकरीबन 20,000 में से कुछ रेज ऐसी थी जो गोल्ड फॉयल पर टकराने के बाद बेंड हो गई थी, मुड़ गई थी। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि बहुत ही कम ऐसी थी, वेरी फ्यू ऐसी थी कि जो जैसे ही गोल्ड फॉयल पर टकराई है उसी तरीके से वापस आ गई है 180 एंगल पर। यानी 3 ऑब्जर्वेशन की। पहली ऑब्जर्वेशन ज्यादा रेज सीधी गुजर गई, दूसरी ऑब्जर्वेशन कुछ रेज ऐसी थी 20,000 में से कुछ ऐसी थी जो टेढ़ी हो गई, बेंड हो गई, और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत ही कम रेज ऐसी थी जो जैसे गई थी, जैसे ही टकराई है प्लेट पर उसी तरह ही वापस आ गई है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो थी रदरफोर्ड की, इससे उसने कुछ रिजल्ट्स जो है वो निकाले। फॉर एग्जाम्पल, जो रेज सीधी गुजर गई थी उससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। यानी जो रेज सीधी गुजर गई थी उसने ये कहा कि दरमियान में कोई चीज ही नहीं है, लिहाजा रेज के सीधे गुजरने का मतलब ये है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है, एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये देखी कि कुछ रेज जो है वो बेंड हो गई थी, इससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि कहीं कहीं पर एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनके गिर्द कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चुनांचे जो रेज उन इलेक्ट्रॉन्स के करीब से गुजरी हैं उन इलेक्ट्रॉन्स ने उन रेज के रास्ते को तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है।
तीसरी जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ रेज ऐसी थी जो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई थी। इससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि एटम्स जो हैं गोल्ड के, उनके दरमियान में छोटा सा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है। चूंकि अल्फा रेज भी पॉजिटिव रेज होती हैं और आगे एटम्स के न्यूक्लियस पर भी प्लस चार्ज है, तो उसने ये कहा कि जैसे ही अल्फा रेज न्यूक्लियस के मुकाबले में आई हैं, न्यूक्लियस ने उनको रिपेल कर दिया है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अल्फा रेज जैसे ही न्यूक्लियस के मुकाबले में आई, न्यूक्लियस ने उनको वैसे ही वापस भेज दिया। तो स्टूडेंट्स, उसने जो कुछ ऑब्जर्व किया था उससे उसने जो बातें रिजल्ट के तौर पर निकाली, नतीजे के तौर पर निकाली, वो क्या थी? वो ये थी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरी बात ये थी कि एटम के दरमियान में छोटा सा न्यूक्लियस है। तीसरी बात ये कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चौथी बात ये कि न्यूक्लियस के गिर्द कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या मौजूद है? नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो अब ये जो सारी बातें अगर आप उनको मिलाएं तो आपके माइंड में जो एटम की डायग्राम आती है वो प्लम पुडिंग मॉडल की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ है। यानी प्लम पुडिंग मॉडल ये कहता था कि एटम फिल पार्ट है, एटम खाली हिस्सा नहीं है। उसने केक की तरह मिसाल दी थी ना, तो केक में कोई खाली जगह तो नहीं होती, वो फिल होता है सारे का सारा, ठीक है। उसने प्लम पुडिंग मॉडल ने ये कहा था कि एटम केक की तरह है, जबकि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन ये थी कि रेज सीधी गुजर गई है, इसका मतलब है एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। इसी तरह प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं कर रहे, फिक्स हैं अपनी अपनी जगहों पर। लेकिन जो रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट निकाला था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसको रिजेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स, इस ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसकी 4 हेडिंग्स जो है वो बनती हैं। पहली हेडिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट की बनती है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे, लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। दूसरी हेडिंग ऑब्जर्वेशंस की बनती है, वो आप ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 ऑब्जर्वेशन उसके लिखेंगे। तीसरी हेडिंग जो है वो रिजल्ट की बनती है और रिजल्ट जो है आपको जो है वो एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ। और चौथी हेडिंग जो है उसके डिफेक्ट की बनती है, क्योंकि याद रखें रदरफोर्ड का भी जो मॉडल था उसमें भी डिफेक्ट जो है वो मौजूद थे, कुछ नकायस मौजूद थे। आगे ये रिजल्ट के ऊपर, तो स्टूडेंट्स उसने जो ऑब्जर्वेशन की, 3 जो ऑब्जर्वेशन की, उससे उसने कुछ रिजल्ट या नताए जो है वो अखज़ किए। फॉर एग्जांपल, पहली जो उसने ऑब्जर्वेशन की रदरफोर्ड ने, वो ये की थी कि जो रेस थी वो ज़्यादातर रेस जो है वो सीधी गुजर गई थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे उसने ये नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला, एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है, क्योंकि रेस के रास्ते में कोई चीज़ नहीं आई, लिहाजा रेस डिफ्लेक्ट नहीं हुई बल्कि सीधी गुजर गई। इसलिए पहला जो रिजल्ट उसने निकाला वो ये था, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर वॉल्यूम एम्प्टी था, ज़्यादातर हिस्सा एटम का खाली था। उसके बाद जो सेकंड उसका रिजल्ट था वो ये था कि सेंटर ऑफ द एटम जो है उसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये बात उसने इस तरीके से अखज़ की कि जब उसने रेज जो है वो बम्बार्ड की थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो बहुत कम रेज ऐसी थी जो जैसे गई थी वैसे ही पलट के वापस आ गई थी। इसका मतलब ये था कि चूंकि वो जो रेज थी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और एटम का जो दरमियान में न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही रेज न्यूक्लियस के मुकाबले में आती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, उसके साथ ही रेज जो है वो वापस पलट जाती है। तो सेकंड जो उसका रिजल्ट था वो ये था कि एटम का जो दरमियान में है वो एक न्यूक्लियस है और ये बहुत ही कम जगह पर है, बहुत ही थोड़ी सी जगह पर है न्यूक्लियस जो मौजूद है एटम का। यानी कि एटम का जो सेंटर है वो बहुत ही डेंस है और बहुत ही हार्ड है। ये उसने बात अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन से उसने अखज़ की। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि बहुत सारी रेज जो है वो एक फेयरली एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई थी, यानी कि बहुत सी रेज जो है वो मुड़ गई थी। उससे उसने ये नतीजा निकाला कि एटम के गिर्द जो है कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये रेज जब इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में आई तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने इन रेज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये रेज जो है ये अपने रास्ते से हट गई और बेंड हो गई। तो नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
और उसके बाद उसने ये बात भी बताई कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एटम के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। तो उसके बाद उसने एक टर्म जो है वो हमें दी, वो टर्म थी न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनकी इकट्ठी जो तादाद है उनको हम क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम लोग क्या नाम बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स का नाम जो है वो बोलते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे, जो कुछ नुक्स थे, या आप यूँ कह लें कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो राइज करता था, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो नहीं दे पाया। मिसाल के तौर पे एक डिफेक्ट इसका ये था कि चूंकि ये मॉडल जो है वो क्लासिकल थ्योरी की बेस पर बना था। क्लासिकल थ्योरी क्या है, अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी एक पुरानी थ्योरी थी जो कि चलती आ रही थी, और इस थ्योरी के मुताबिक जो एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन होता है वो चूंकि मुसलसल जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, इसलिए उसको रिवॉल्व करने के दौरान मुसलसल जो है वो एनर्जी खारिज करनी पड़ती है। अब जब किसी इलेक्ट्रॉन को मुसलसल घूमते हुए या मुसलसल रिवॉल्व करते हुए मुसलसल एनर्जी खारिज करनी पड़े, तो इसका मतलब यह है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मुसलसल कम हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मुसलसल कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका जो दायरा है घूमने का वो भी कम हो रहा है, क्योंकि याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो उसका घूमने का जो दायरा होता है या जो रेडियस होता है वो भी कम हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो बड़े दायरे में जो है वो घूमती है। अब जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, तो उसको मुसलसल एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है, तो उसका दायरा मुसलसल जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जिसकी वजह से फिर उसको इलेक्ट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियस के करीब आते जाना चाहिए, और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो है वो गिर जाना चाहिए, एटम शुड कोलैप्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन जो है वो पैदा हो जाता है क्लासिकल थ्योरी के नतीजे में। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो कि क्लासिकल थ्योरी पर बेस करता था, और क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इस पर यह सवाल पैदा हो जाता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसको न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाना चाहिए, क्योंकि इसका रेडियस तो फिर मुसलसल कम होना चाहिए। जब रेडियस मुसलसल कम होगा तो एक वक्त आएगा कि रेडियस कम होता होता बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है आकर गिर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। इसलिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पर राइज होता है। दूसरा क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये कि जब हम इलेक्ट्रॉन की ये जो एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है, इसको जब हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप एक खास तरह की मशीन होती है जिसके अंदर हम किसी भी वेव का पैटर्न जो है हम लोग देखते हैं, किसी भी लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कहते हैं पट्टी को, उसकी वेव को जब हम देखते हैं तो उस मशीन को हम स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो कहते हैं। तो अब दूसरा मसला ये था कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी है वो मुसलसल रिलीज हो रही है, इसलिए स्पेक्ट्रम जो है जो बननी चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बननी चाहिए। स्पेक्ट्रम दो तरह की होती है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होती है। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बननी चाहिए, लेकिन जब स्पेक्ट्रोमीटर में जब स्पेक्ट्रम को देखा गया तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बजाय लाइन स्पेक्ट्रम जो है हमें नजर आई। तो दूसरा जो डिफेक्ट था वो ये था कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व हुई इंस्टेंट ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड का ये पूरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 4 हेडिंग्स बनती हैं, एक्सपेरिमेंट की, ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद रिजल्ट्स की, और एंड पे डिफेक्ट्स की। और ये सारे के सारे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, डिफेक्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन है, रिजल्ट भी शॉर्ट में आ सकता है, रिजल्ट में न्यूक्लियॉन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट